ये दो लोग सभी को दिखाई दे रहे हैं ना। मुझे भी दिख रहे हैं, आपको भी दिख रहे हैं। पहला व्यक्ति क्या कहना चाहता है, दूसरा जो व्यक्ति है वो क्या कह रहा है। ये दोनों व्यक्ति कुछ ना कुछ तो कह रहे हैं। पहला व्यक्ति पता क्या कह रहा है? पहला व्यक्ति कह रहा है कि मैं नहीं बोलूंगा। देखो उसका एक्सप्रेशन क्या है, वो मुंह पर हाथ रखे हुए है, कह रहा है कि मैं नहीं बोलूंगा। और दूसरा व्यक्ति क्या कह रहा है? तुम नहीं बोलोगे। अंतर समझ में आ गया? एक व्यक्ति ने अपने मुंह पे चारों उंगलियां रख ली, तो उसका मतलब हो गया मैं नहीं बोलूंगा। और एक व्यक्ति ने अपने मुंह पे सिर्फ एक उंगली रखी, तो वो बोल रहा है कि तुम नहीं बोलो, तुम चुप रहो। इससे कुछ समझ में आया? इससे समझ में ये आया कि जो हम आपस में बात करते हैं, जो हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उन विचारों के आदान प्रदान का एक रूप ये भी है जिसे बोलते हैं सांकेतिक भाषा। संकेत में बात कर, तो ये संकेत बता रहे हैं कि ये व्यक्ति ये कह रहा है। पहला व्यक्ति कह रहा है कि मैं नहीं बोलूंगा, और दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि तुम नहीं बोलोगे। क्लियर? तो आज का जो सेशन है वो पूरा का पूरा इसी चीज पे डिजाइन किया गया। अब आप कहोगे कि सर आपकी तो सीरीज चल रही थी। सीरीज में ही आ रहा हूँ, ये सीरीज से ही संबंधित है। और सीरीज थी हमारी सी अल्फाबेट। और मैं अक्सर पिछले कई सेशनों से ये बात कहते आ रहा हूँ कि जिंदगी बर्थ से शुरू होती है और डेथ पे खत्म होती है। यानी कि जन्म से शुरू होती है और मृत्यु पे समाप्त हो जाती है। लेकिन उसके बीच में जो है वो जीवन है, वो जिंदगी है, और उसमें उठा पटक चलती है। तो इस बिजनेस में है तो हम अपने आप को बनाना चाहते हैं, हम अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, हम अपने परिवार को वो सब देना चाहते हैं जो आज तक उन्हें नहीं मिला। और अगर मिला है तो उस क्वालिटी का नहीं मिला जो हम देना चाहते हैं। इसलिए हम इस बिजनेस में बने हुए हैं। तो इस बिजनेस में बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो हमें जाननी चाहिए, और उन बातों को मैं सी अल्फाबेट के माध्यम से अलग अलग वर्ड लेके आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। कितना आप समझते हैं कितना नहीं, ये आप जानते हैं, लेकिन मैं दिल से प्रयास कर रहा हूं। तो आज का भी जो वर्ड है वो इस पिक्चर से लेके ही है, इससे संबंधित ही है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक सवाल करूंगा। सवाल ये है कि आप में से कौन कौन ऐसे शब्द के बारे में बताएंगे, या आप में से कौन ऐसे शब्द के बारे में बताएगा जिसके मायने कला और विज्ञान दोनों के लिए माने जाते हैं या लिए जाते हैं। और हमारे इस बिजनेस में उस शब्द का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, आप चैट बॉक्स में उसका जवाब दे सकते हैं। और अगर आपको नहीं पता है तो आज सेशन के माध्यम से मैं आपको वो शब्द भी बताऊंगा और शब्द के व्याख्यान भी करूंगा, और आपको वो शब्द देने का प्रयास करूंगा कि जो आपके बिजनेस के लिए बहुत जरूरी बन जाएगा। तो आज भी जो शब्द है वो सी फॉर कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन हमारे इस बिजनेस में बहुत बड़ा रोल रखता है। जब तक हमें व्यक्ति के साथ संपर्क साधना नहीं आता, तो क्या हम अपने इस बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन संपर्क साधना ये एक ऐसा शब्द है जो कला भी है और विज्ञान भी है।
अब कला कैसे है, विज्ञान कैसे है, आज इस सेशन के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। तो इस शब्द को कहते हैं कम्युनिकेशन, यानी कि संपर्क साधना, या कह सकते हो बातचीत करना, या कह सकते हो शब्दों का आदान प्रदान करना, वाक्यों का आदान प्रदान करना, है ना। और ये एक स्किल है, इसीलिए शब्द के आगे स्किल भी लगाया जाता है। कम्युनिकेशन स्किल ये कौशल है, और ये हर किसी के पास होना चाहिए। इस दुनिया में जिसने भी जबान पाई है, जो बोल सकता है, उसको इस शब्द की महत्वता का पता होना चाहिए। यही एक ऐसा शब्द है जो आपको ऊंचाइयों पे भी ले जा सकता है और आपको गर्त में भी ला सकता है। अगर इस पे आपने वर्क नहीं किया तो आपकी जिंदगी ये जो है शून्य बना देगा, जीरो बना देगा, आपके रिश्ते बिगाड़ देगा। और अगर ये शब्द आपने संभाल लिया, इस शब्द से संबंधित चीजों को आपने संभाल लिया, आपको बात करने ढंग से आ गई, तो जिंदगी की ऊंचाइयों को आप पाएंगे। तो ये शब्द है कम्युनिकेशन। अब आगे चलते हैं। सबसे पहली बात क्या है कि कम्युनिकेशन एक कला है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, और यहां मैं डिस्क्राइब भी कर दूंगा कि ये कला कैसे है। दूसरी बात, कम्युनिकेशन एक विज्ञान है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। अब कला और विज्ञान में थोड़ा सा अंतर समझने का प्रयास करते हैं कि विज्ञान किसको कहते हैं और कला किसको कहते हैं। विज्ञान मतलब जिसका कोई फॉर्मूला हो, वही तो विज्ञान होगा, है ना। जिसमें कुछ मिलाया जोड़ा और जोड़ के कुछ बनाया जा सके, वो विज्ञान है। मोटे तौर पे समझ लो कि भाई जिसका कोई फॉर्मूला हो, जिसका कोई फिजिकल कुछ भी प्रमाण हो, उसको हम विज्ञान कहते हैं, साइंस कहते हैं। लेकिन जो कला है, इसमें कोरी कल्पना होती है। कला के अंदर क्या होती है? कोरी कल्पना। और कल्पना को ही हम व्यवहारिक रूप देने का प्रयास करते हैं। और जब जब हम कल्पना को व्यवहारिक रूप देने का प्रयास करते हैं, तब तब कम्युनिकेशन एक कला के रूप में उभर के सामने आता है। लेकिन जब जब हम उसे कुछ एक फिजिकल स्ट्रक्चर देने का प्रयास करते हैं, तब तब कम्युनिकेशन एक विज्ञान के रूप में हमारे सामने आता है। थोड़ा सा और बारीकी रूप से समझ लेते हैं कि सही शब्द कोशों का होना या सही शब्दकोश का होना एक विज्ञान। जिसके पास सही शब्दकोश नहीं है, इसका मतलब वो कम्युनिकेशन के विज्ञान को नहीं जानता। जैसे बचपन में जो लोग पढ़े हैं, उनको पता है कि हिंदी के पेपर में वाक्य शुद्धि के क्वेश्चन आया करते थे कि वाक्य को शुद्ध करना है, और उन्होंने अलग अलग शब्दों को पिरो के बनाया जाता था, और हमें सही सीक्वेंस में उसको लिखना पड़ता था। शब्द थे लेकिन सीक्वेंस सही नहीं थी। तो शब्दकोश का होना विज्ञान है, और शब्दकोश जो है उसका सही सीक्वेंस में होना वो कला है। समझ रहे हो बात को? मैं कहने का क्या प्रयास कर रहा हूं। जैसे हिंदी के पेपर में क्वेश्चन आता था कि मैंने गर्म गाय का दूध पिया। अब वो कहते थे इस वाक्य को सही करो, जबकि वाक्य क्या होता था कि मैंने गाय का दूध गर्म करके पिया। ये शुद्ध है, शब्द वही है, लेकिन शब्दों को आगे पीछे करा तो कला बिगड़ गई। कला बिगड़ गई, लेकिन शब्दों को सही सीक्वेंस में करा तो कला निखर के सामने आ गई। और शब्दकोश जो है वो विज्ञान को जन्म देते हैं, यानी कि वो बताते हैं कि कम्युनिकेशन जो है एक विज्ञान है। ठीक। अब अगली बात समझने का प्रयास करते हैं कि कॉन्फिडेंस के साथ सही बॉडी लैंग्वेज का होना एक कला है। आपके पास शब्दकोश है, लेकिन आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, आपकी बॉडी लैंग्वेज सही से नहीं है, तो शब्दकोश होने के बाद भी आप कम्युनिकेशन की कला को नहीं जान पाएंगे।
उसका प्रयोग नहीं कर पाएंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ कि शब्दकोश है तो आपको कम्युनिकेशन के विज्ञान की जानकारी है, और अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है, आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप कम्युनिकेशन को एक कला के रूप में प्रयोग कर सकते हो और उससे ज्यादा रिजल्ट निकाल सकते हो। इसीलिए सबसे पहले मैंने आपको 2 पिक्चर दिखाए कि उस पिक्चर की बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही थी। आपने देखा कि एक व्यक्ति ने 4 उंगलियां अपने मुख पे रखी हैं, तो उस बॉडी लैंग्वेज से हमें क्या समझ में आया कि वो ये कहना चाहता है कि मैं नहीं बोलूंगा भाई। फिर दूसरे व्यक्ति की पिक्चर को मैंने दिखाया, उसने अपने मुख पे 1 उंगली रख रखी थी, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही थी कि तुम नहीं बोलोगे या चुप रहोगे, है ना। तो बात आप समझ गए होंगे उस पिक्चर को दिखाने का मकसद क्या था, मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको। जब जब भी हम सही शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब है हम कम्युनिकेशन के विज्ञान का प्रयोग करेंगे, और जब जब उन सही शब्दों के साथ कॉन्फिडेंस हमारा बना रहेगा, हमारी बॉडी लैंग्वेज भी उसी तरीके से काम करेगी, इसका मतलब है कि हम कम्युनिकेशन की कला का प्रयोग करेंगे। और जिस भी बिजनेस में, जिस भी रिश्ते में, जिस भी रिलेशन में, जिस भी समाज में, जिस भी भीड़ के बीच ये दोनों चीजें कोई व्यक्ति एक साथ इस्तेमाल करता है, कम्युनिकेशन की कला और कम्युनिकेशन का विज्ञान, वो व्यक्ति फेमस हो जाता है, प्रसिद्ध हो जाता है, लोग उसके दीवाने हो जाते हैं, लोग उसके फॉलोवर हो जाते हैं, लोग उसके पीछे हो जाते हैं। बात समझने का प्रयास कर रहे हो आप मेरे? हाँ। तो अब हम ऐसे बिजनेस में जहां हमें लोगों को कन्विंस करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता? करना पड़ता है। तो अगर हमें कम्युनिकेशन की कला के बारे में नहीं पता, हमें कम्युनिकेशन के विज्ञान के बारे में नहीं पता, हमारे पास सही शब्दकोश नहीं है, हमारा कॉन्फिडेंस भी डगमगा रहा है, हमारी बॉडी लैंग्वेज का भी आता पता नहीं है, तो हम लोगों को अपनी ओर कैसे आकर्षित करेंगे, कैसे लोगों को अपने साथ बिजनेस में लेकर आएंगे? यही मैं आपको यहाँ पे सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि हमारे इस बिजनेस के अंदर इस एक शब्द का कितना बड़ा रोल है। यही एक शब्द है जो आती हुई ज्वाइनिंग को बेकार कर देगा, और यही एक शब्द है जो ना आने वाली ज्वाइनिंग को भी आपके साथ लेके आ जाएगा। कम्युनिकेशन मतलब आपके बात करने का तरीका, आपके प्रयोग किए गए शब्दों का तरीका, आपने जिस कला को प्रयोग किया उससे सामने वाला कितना प्रभावित हुआ। और सारी चीजें प्रभाव की तो हैं। अगर आप किसी को प्रभावित कर पाएंगे तो ही व्यक्ति आपके साथ आने को तैयार होगा। चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। आगे क्या कह रहा है ये सेशन? ये कह रहा है कि मतलब इसका क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने शब्दकोश को बढ़ा पाते हैं, आप अपने शब्दकोश को बढ़ा पाते हैं और शब्दों का सही प्रयोग करना जान जाते हैं, तो आप कम्युनिकेशन के विज्ञान तक पहुंच जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ। अब जब जब कोई व्यक्ति अपने शब्दकोश को नहीं बढ़ाएगा और सही उसका प्रयोग करना उसे नहीं आएगा, इसका मतलब वो कम्युनिकेशन के विज्ञान से बहुत दूर रहेगा। और जब जब वो कम्युनिकेशन के विज्ञान से दूर रहेगा तो उसके पास कभी भीड़ इकट्ठी हो ही नहीं सकती, कभी नहीं हो सकती। और जिसके पास भीड़ नहीं हो सकती उसके पास लीडर नहीं हो सकते, क्योंकि भीड़ से ही टीम को निकाला जाता है। पहले भीड़ तो आए, और भीड़ आने के लिए, भीड़ को लाने के लिए आपके पास अच्छे शब्दकोश होने चाहिए, और उन शब्दों का सही प्रयोग भी आपको करना आना चाहिए। और ये अगर आपको करना आ गया, इसका मतलब आप कम्युनिकेशन के विज्ञान में पारंगत हो गए और आप भीड़ को ला सकते हैं, मॉब को ला सकते हैं। मैंने एक सेशन लिया था कि मॉब, MOB, मॉब, मॉब मतलब भीड़, मोबाइल वाला मॉब नहीं। भीड़ को कैसे लीडर बनाए? तो पहले भीड़ भी तो चाहिए, लेकिन भीड़ उन्हीं लोगों के साथ आती है
जो अपने साथ सही शब्दकोशों का प्रयोग करते हैं, शब्दों को सही प्रयोग करते हुए लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, उन्हीं के साथ भीड़ आती है और उसी भीड़ में से फिर लीडर निकाले जाते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कहने का प्रयास करता है? ये सेशन ये कहना चाह रहा है कि शब्दकोश कहाँ से आते हैं। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि हम अपने शब्दकोश बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि हम भी कम्युनिकेशन के विज्ञान को पारंगत करना चाहते हैं, यानी कि हम विज्ञान तक पहुंचना चाहते हैं। तो अब आप हमें बताइए गुरुजी कि शब्दकोश हम कैसे बढ़ाएं, कहाँ से शब्दकोश आते हैं? तो मैं आपको 4 जगह ऐसी बताऊंगा जहां से आप अपने शब्दकोश को बढ़ा सकते हैं। पहली चीज क्या है? रीडिंग से। रीडिंग मतलब पढ़ने से। जितना आप पढ़ेंगे, अखबार पढ़ें, किताब पढ़ें, मैगजीन पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, पढ़ने से आपके शब्दकोश बढ़ेंगे। हाँ कि ना? क्यों प्रवीण जी, पढ़ने से शब्दकोश बढ़ते हैं कि नहीं बढ़ते? जी सर, जी सर, बढ़ते हैं। पढ़ने से शब्दकोश बढ़ते हैं। आज मैं जितना भी आपके सामने बोल पाता हूँ, जो भी आपको बारीकी से दे पाता हूँ, उसका मेन कारण है कि मैंने किताबों को बहुत पढ़ा है और आज भी पढ़ता हूँ। पढ़ने से मुझे प्रेम है। लेकिन एक लीडर अगर वो कहता है कि मैं नहीं बुक पढ़ूंगा, तो उसके शब्दकोशों का कैसे मतलब भंडार भरेगा? कैसे भरेगा मुझे बताओ आप। इसीलिए कहा जाता है लीडर को कम से कम, ज्यादा नहीं तो आधा घंटा रोज एक पुस्तक पढ़नी चाहिए। कितने? आधा घंटा। अब दूसरा तरीका क्या है शब्दकोश को बढ़ाने का? दूसरा तरीका है लर्निंग, यानी कि सीखने से भी शब्दकोश बढ़ते हैं। मान लीजिए आप ट्रेनिंग में आते हैं, जूम ट्रेनिंग में आते हैं, आप वेन्यू में आते हैं, आप एसपीएस में आते हैं, आप एलडीपी में आते हैं। वहां आकर आपका मकसद क्या होता है? सीखना। तो वहां विभिन्न प्रकार के लीडर आपके सामने आकर बोलते हैं। कोई किसी विषय पे बोलता है, कोई किसी विषय पे बोलता है। तो जो अलग अलग विषयों पे बात रखते हैं, उससे जो हम सीखते हैं, उन विषयों से संबंधित जो मजबूत शब्द होते हैं, जो पंच होते हैं, उन पंचों को हम पकड़ने का प्रयास करते हैं। और वो जो पंच हैं, वो जो शब्द हैं, वो लर्निंग से आते हैं, यानी सीखने से आते हैं। जब तक आप सीखोगे नहीं, बहुत से लोग कहते हैं कि मैं मीटिंग में नहीं आ सकता सर। तब मीटिंग में तुम नहीं आ सकते तो इस बिजनेस को करोगे कैसे? मान ली आप ऐसे मान लो कि किसी ने जैगवार कार खरीद ली और उसे कार चलानी नहीं आती, और उसने कंडीशन लगा दी कि मैं कार चलानी सीखूंगा नहीं। तो क्या लगता है कि कभी वो जैगवार का मजा ले पाएगा? नहीं ले पाएगा। और अगर लेगा भी तो पीछे बैठ के लेगा, कोई और चलाएगा, है ना? तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप अपने शब्दकोश को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको लर्निंग जोन में तो आना ही पड़ेगा। और लर्निंग जोन में बार बार लाने का मकसद भी यही होता है, और कोई मकसद नहीं होता कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो जाए। और जब कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी हो जाएगी तो आप अच्छे से प्लान दिखाएंगे, अच्छे से प्लान दिखाएंगे, आप अच्छे से फॉलोअप करेंगे, आप अच्छे से ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करेंगे, और आप अच्छे से लोगों को कन्विंस करेंगे। यही मकसद होता है आपको लर्निंग जोन में लाने का। हमारा आपको इस मीटिंग में लाने का मकसद सिर्फ ये होता है कि आपके शब्दकोशों में बढ़ोतरी हो जाए, है ना? आपकी कम्युनिकेशन स्किल मजबूत हो जाए, ताकि आप अकेले जाकर भी प्लान दिखा सकें। आपको किसी अपलाइन की जरूरत ना हो, किसी डाउनलाइन की जरूरत ना हो। आप अकेले जाके प्लान दिखा सकें, अकेले जाके आप उसको कन्विंस कर सकें, अकेले जाके आप फॉलोअप कर सकें, अकेले जाके आप ज्वाइनिंग कर सकें। यही मकसद होता है आपको बार बार मीटिंग में लाने का। यही मकसद होता है, और कोई मकसद नहीं होता। तीसरा कौन सा कारण है जिससे शब्दकोश बढ़ जाते हैं? लिसनिंग से, सुनने से। जब आप किसी को सुनते हैं, चाहे मीटिंग में सुने, जूम पे सुने, या यूट्यूब पे सुने, जब आप किसी वीडियो को, किसी भी बात को बार बार सुनते हैं, तो बहुत सारे शब्द आपके शब्दकोश में ऐड हो जाते हैं। उन शब्दों को सही जगह पिरोकर
पंच के रूप में आपके सामने रखना अपने आप में एक विज्ञान भी है और एक कला भी है। तो शब्दकोश को बढ़ाने का तीसरा कारण है लिसनिंग, यानी कि सुनना, किसी को भी सुनना, किसी भी रूप में सुनना। और चौथा का तरीका क्या है? वक्त के साथ अगर आप प्रयास करते रहेंगे तो आपकी शब्दकोश बढ़ जाए। अगर आप वक्त ही नहीं देंगे तो फिर आपके शब्दकोश बढ़ने वाले नहीं। वक्त के साथ भी शब्दकोश बढ़ते हैं। जैसे हमारे रवि सर कहते हैं कि जितनी आपकी जिंदगी नहीं है उतना मुझे एक्सपीरियंस है। तो ये सब उनके अंदर जो आत्मविश्वास आया वो कहां से आया? वो वक्त की वजह से आया। तो वक्त के साथ कम्युनिकेशन स्किल हमेशा मजबूत होती है। आपका शब्दकोश बढ़ता है, लेकिन कब? जब आप इस पे ध्यान दोगे तब। जब ध्यान नहीं दोगे तो ये फिर बढ़ने वाली नहीं है। तो हमारा मकसद है आपकी कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाना। आगे चलते हैं, ये सेशन आगे क्या कहना चाह रहा है आपसे। अब इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने जान लिया कि भाई शब्दकोश कहाँ कहाँ से बढ़ते हैं, हम बात करेंगे बॉडी लैंग्वेज के ऊपर, यानी कि कॉन्फिडेंस के ऊपर। ये क्या कहता है कि आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा पाते हैं और बॉडी लैंग्वेज का सही प्रयोग करना जान जाते हैं तो आप कम्युनिकेशन की कला तक पहुंच जाते हैं। अभी तो मैंने विज्ञान तक पहुंचाया, विज्ञान तक पहुंचाने का तरीका मैंने बताया कि शब्दकोश कैसे बढ़ा सकते हो। अब हम बात करेंगे कॉन्फिडेंस के ऊपर और हम बात करेंगे बॉडी लैंग्वेज के ऊपर कि किस प्रकार से मैं अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाऊं कम्युनिकेशन स्किल में, किस प्रकार से मैं अपनी बॉडी लैंग्वेज को सही करूं और कैसे मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल को एक कला के रूप में प्रयोग करूं। तो मैंने आपको बताया कि कम्युनिकेशन स्किल में दो चीजें ही मायने रखती हैं। पहली चीज आपके शब्दकोश और शब्दों का सही इस्तेमाल, और दूसरा आपका कॉन्फिडेंस और आपकी बॉडी लैंग्वेज। ये दो चीजें अगर आपने पकड़ ली तो गारंटी से मैं कहता हूं कि ज्वाइनिंग तो आप भर भर के करेंगे ही करेंगे और एक उम्दा स्पीकर बन जाएंगे। मैं अक्सर कहता हूं कि हमारे जो गुरुजी थे वो जुमलों में बात करते हैं और जुमलों में वही बात करता है जिसको कम्युनिकेशन की कला का पता होता है। कॉन्फिडेंस के साथ, बॉडी लैंग्वेज के साथ अपनी बातों को कम शब्दों में और इफेक्टिव रूप से प्रस्तुत करना ही जुमलों में कहना है, जिसे पंच भी कहते हैं। तो सेल्स और नेटवर्क मार्केटिंग फूटे घड़े में पानी भरने के जैसा काम है। अब फूटे घड़े में पानी भरना है तो समझदार व्यक्ति क्या करते हैं, है ना? इसका अफसोस करते हैं कि यार घड़ा फूटा हुआ है, पानी कैसे भरा जाएगा, है? लेकिन जो बहुत ज्यादा मजबूत लोग होते हैं वो क्या करते हैं, पहले घड़े में पत्थर भरते हैं और उस लेवल तक पत्थर भरते हैं जिस लेवल तक उस घड़े में सुराख है, और पत्थर भरने के बाद फिर उसमें पानी डालने का प्रयास करते हैं। तो आप देखेंगे कि पानी निकलेगा तो, पर उसके निकलने की जो कैपेसिटी है, निकलने की जो तीव्रता है वो कम हो जाएगी। और लीडर इसी काम को करते हैं। जो लीडर होते हैं उनको पता है कि लोग छोड़कर हमें जाएंगे, लेकिन पहले वो मटके को पत्थर से भरते हैं। पत्थर का मतलब हुआ यहाँ पे कि आप भीड़ लाओ, पहले हर किसी को ज्वाइन कराओ, कोई भी कैसा भी हो ज्वाइन कराओ उसे। भीड़ तो इकट्ठा करो, अब उस भीड़ में से जो तुम्हारे लिए जरूरी है उनको लीडर बनाओ। तो कॉन्फिडेंस और बॉडी लैंग्वेज का प्रयोग कैसे करने का मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति सीखना चाहता है, जो व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है, उसके साथ आप मेहनत करो, और जो आगे बढ़ना नहीं चाहता, जो सीखना नहीं चाहता, उसको उसके हाल पे छोड़ो और बाईपास मारो। समझ रहे हैं आप बात को? तो अब हम समझने का प्रयास करेंगे कि कॉन्फिडेंस और बॉडी लैंग्वेज किस प्रकार से हम अपने अंदर बढ़ा सकते हैं और कम्युनिकेशन जो स्किल है वो हम अपना मजबूत कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे क्या है तरीका। पहला तरीका है निरंतर अभ्यास।
कॉन्फिडेंस हमेशा निरंतर अभ्यास से ही आता है। बॉडी लैंग्वेज हमेशा निरंतर अभ्यास से ही ट्यून होती है। अगर आप अभ्यास नहीं करोगे तो आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को ट्यून नहीं कर पाओगे। बड़े बड़े हीरो, उनसे पूछो, कभी इंटरव्यू लो कि सर जो आपने इस फिल्म में डायलॉग बोला है, इस फिल्म में जो आपने अदाकारी करी, ये कैसे करी? तो क्या बोलेगा वो कि मैंने बहुत प्रयास किया, मैंने बहुत प्रैक्टिस करी, मैंने ये डायलॉग बहुत याद किया, तब जाके मैं इस डायलॉग को इस तरीके से बोल पाया। लेकिन एक लीडर ऐसा करना नहीं चाहता है। वो कहता है नहीं, सब अपने आप आ जाए, सोते सोते सब आ जाए, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस भी आ जाए, मेरी बॉडी लैंग्वेज भी ट्यून हो जाए, और जैसे मैं किसी के सामने कुछ बोलूं और तुरंत सामने वाला के अरे प्रमोद जी लो मेरी आईडी लगाओ, मैं तैयार हूं। क्या ऐसा कभी होता है परवीन जी? ऐसा कभी होता है? तो सर नहीं सर, ऐसा कभी नहीं होता। प्रयास तो हमें करना पड़ेगा। यस यस, कॉन्फिडेंस और बॉडी लैंग्वेज तभी आता है जब हम निरंतर प्रयास करते हैं, तभी हमारी बॉडी लैंग्वेज ट्यून होती है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है कि हम निरंतर उपस्थित रहें, उपस्थिति हमारी बनी रहे। अब ये उपस्थिति कहाँ बनी रहे? हमारी उपस्थिति बनी रहे ट्रेनिंग में। ट्रेनिंग में रहेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि नहीं होगा? आप बताओ हमें। जब जब हम ट्रेनिंग में आते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पे चला जाता है, और हमारी बॉडी लैंग्वेज भी ऐसी हो जाती है, अरे आज तो 10 लोगों को फोन कर दूंगा और आज 5-7 ज्वाइनिंग करा दूंगा। ये बॉडी लैंग्वेज भी ट्यून हो जाती है। लेकिन कैसे ट्यून हुई, कैसे कॉन्फिडेंस आया? वो कॉन्फिडेंस आया निरंतर उपस्थिति से। निरंतर उपस्थिति कहाँ? ट्रेनिंग में, एलडीपी में, सेमिनार में, जूम पैनल पर। जब आप निरंतर उपस्थित होगे तभी ये कॉन्फिडेंस आएगा। तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका है मिरर ट्यून टेक्निक। अब मिरर ट्यून टेक्निक क्या होती है? शायद इसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना है तो मैं आज आपको बता देता हूँ। मिरर ट्यून टेक्निक होती है शीशे के सामने खड़े होकर बोलना। एक बड़ा सा शीशा लगाओ, जो आपको बोलना नहीं आता, जिसको बोलने में आपकी बॉडी लैंग्वेज गड़बड़ाती है, जिसमें कहीं कॉन्फिडेंस की कमी है, उस चीज को आप शीशे के सामने अभ्यास करो, तो हम एक अच्छे स्पीकर के रूप में, एक अच्छे एक्टर के रूप में उभर जाते हैं। इसीलिए मिरर ट्यून टेक्निक को अपनाया जाता है। ये साइंटिफिक रीजन है इसका। मिरर ट्यून टेक्निक, शीशे के सामने अभ्यास करना। तो आप अपने कॉन्फिडेंस को, आप अपने बॉडी लैंग्वेज को ट्यून कर सकते हैं शीशे के सामने रहकर। चौथा तरीका क्या है? चौथा तरीका है अल्प विराम। अल्प विराम को अंग्रेजी में कहते हैं पॉज, यानी कि कुछ समय के लिए रुकना, कुछ क्षण के लिए रुकना, कुछ पल के लिए रुकना। एक वाक्य से दूसरे वाक्य को डिलीवर करने के बीच कुछ समय का, कुछ पल का पॉज लेना, अल्प विराम लेना। और जब जब हम विराम लेंगे तब तब हम अपनी बात को अच्छे से प्रस्तुत करने का ढंग ढूंढ लेंगे, प्रयास कर लेंगे, अच्छे शब्दों का चयन कर लेंगे। उस विराम में ही, उस विराम में ही हम अच्छे शब्दों का चयन कर लेते हैं, उस पल भर में ही। और एक वाक्य से को दूसरे वाक्य से जोड़ने का तरीका ढूंढ लेते हैं उसी अल्प विराम में। अल्प विराम होता क्यों है? एक वाक्य को जब दूसरे वाक्य से जोड़ना हो, लेकिन पहले वाक्य को दूसरे सही वाक्य से जोड़ना हो, उसके लिए अल्प विराम लिया जाता है। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात एक और होगी कि हमारा जो मस्तिष्क है उसके अंदर हार्ड डिस्क होती है, जिसको हम बोलते हैं मेमोरी जोन, है। कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होती है, इसी प्रकार से हमारे माइंड के अंदर होती है मेमोरी जोन। मेमोरी जोन होती है, उस मेमोरी जोन में बहुत सारे शब्द पहले से पढ़े होते हैं, बहुत सारे वाक्य पहले से पढ़े होते हैं, बहुत सारी टेक्निक पहले से पढ़ी होती हैं। उन वाक्यों को, उन टेक्निक को हमें यूज करना है। तो
माइंड उनको प्रस्तुत करने में कुछ समय लेता है, आपके सामने लाने में कुछ पल उसे चाहिए। लैपटॉप की तरह, जैसे हम किसी फंक्शन को लैपटॉप में खोलते हैं तो कुछ पल वो लेता है, कुछ क्षण लेता है। ऐसे माइंड भी अपने हार्ड डिस्क से, अपनी मेमोरी जोन से उस चीज को लाने में कुछ पल लेता है। तो वो कुछ जो पल है ना, उसी को विराम जोन कहते हैं, उसी को पॉज टेक्निक कहते हैं। इसीलिए बड़े बड़े स्पीकर, बड़े बड़े नेता बीच में विराम लेते हैं। और अगर किसी को विराम लेना नहीं आता तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की भाषण की वीडियो है, जितनी निकालो और उनको सुनो। वो बहुत बड़ा बड़ा विराम लेते थे, है ना। एक बात कहने के बाद रुक जाया करते थे, सोचते थे कि इस वाक्य से दूसरा वाक्य कैसे जोड़ू, कौन सी चीजें जोड़ू। क्यों? क्योंकि वो कवि थे, और कवि जो है वो कल्पना में चला जाता है। और कोई भी स्पीकर बिना कवि के स्पीकर हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसे कल्पना में जाना होता है। और कल्पना में जाने के लिए अल्प विराम का होना बहुत जरूरी है। बिना अल्प विराम के आप कल्पना में जा ही नहीं सकते भाई। अगर आपको एक वाक्य से दूसरे वाक्य को जोड़ना है, एक बात से दूसरी बात को जोड़ना है, पहली बात को दूसरी बात से प्रभावी बनाना है, तो आपको अल्प विराम लेना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा कि कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है और बॉडी लैंग्वेज को हम कैसे ट्यून कर सकते हैं। 4 तरीके मैंने आपको बताए, निरंतर अभ्यास से, निरंतर उपस्थिति से, मिरर ट्यून टेक्निक से, और अल्प विराम यानी कि पॉज टेक्निक से आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को, आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं। किसमें? कम्युनिकेशन स्किल में। अब आगे चलते हैं। क्या इसका कोई डायग्राम है? बिल्कुल है, इसका भी डायग्राम है। मैं कोई भी बात आपके सामने रखता हूँ, वो ऐसे ही हवा में नहीं रखता हूँ, उसके पीछे पूरी एक थ्योरी होती है। तो इसका डायग्राम भी मैंने आपके सामने बनाने का प्रयास किया, दिखाने का। मैं दिखा देता हूँ। ये कम्युनिकेशन का डायग्राम होता है। 3 चीजें आती हैं कम्युनिकेशन स्किल में: वोकैबुलरी, पॉज, बॉडी लैंग्वेज विद कॉन्फिडेंस। 3 चीजें आती हैं। अब इन 3 चीजों में नीचे नीचे क्या आती हैं, वो मैं आपको बता ही चुका हूं। कि वोकैबुलरी में आती है रीडिंग, रीडिंग से वोकैबुलरी बढ़ा सकते हो, यानी शब्दकोश बढ़ा सकते हो, है ना। लर्निंग आती है, सीखने से भी आप अपनी वोकैबुलरी बढ़ा सकते हो। तीसरी चीज क्या आती है? लिसनिंग आती है, सुनकर भी आप अपनी वोकैबुलरी बढ़ा सकते हो। और चौथी चीज क्या आती है? प्रैक्टिस विद पेशेंस, धैर्य के साथ अभ्यास। इससे भी आप अपनी वोकैबुलरी को बढ़ा सकते हो। और दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है पॉज। पॉज को कहते हैं माइक्रो बीप। जितनी देर में एक माइक्रो बीप होती है, उतनी देर का पॉज आपको लेना जरूरी है। और जब आप पॉज लेंगे, तभी आप दूसरे वाक्य को पहले वाक्यों से ज्यादा प्रभावी डिलीवर कर सकते हैं। और बॉडी लैंग्वेज के लिए क्या जरूरी बताया था मैंने आपको? कि प्रैक्टिस यानी कि निरंतर अभ्यास, है ना। और मैंने बताया था प्रेजेंस यानी कि उपस्थिति। अगर आप उपस्थित रहते हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका कॉन्फिडेंस दोनों बढ़िया हो सकते हैं। तीसरा मैंने आपको बताया था मिरर टेक्निक, है ना, मिरर ट्यून टेक्निक। और चौथा मैंने आपको बताया था पोज टेक्निक। पोज टेक्निक के माध्यम से भी आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को दुरुस्त कर सकते हैं, बढ़िया कर सकते हैं। और कम्युनिकेशन स्किल को बढ़िया करने का मतलब क्या है? उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है लोगों को ज्यादा आकर्षित करना, लोगों को अपने साथ बिजनेस में लाना। और लोगों को बिजनेस में वही अपने साथ ज्यादा ला सकता है जो लोगों को अपनी बातों से, अपने तथ्यों से प्रभावित कर सकता है, अपने रिजल्ट से प्रभावित कर सकता है। वही ज्यादा व्यक्तियों को इस बिजनेस में ला सकता है। इसलिए ये बहुत जरूरी विषय है, बहुत जरूरी विषय है। अब क्या इसमें कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल। कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो कम्युनिकेशन स्किल में दोष मानी जाती हैं। वो मैं आपके सामने रखने को तैयार हूं कि
कौन सी ऐसी चीज है जो कम्युनिकेशन स्किल में दोष का काम करती हैं? पहली चीज क्या है? चुप रहना या ना बोलना। अगर आप चुप रहते हैं, बोलते नहीं, तो ये भी कम्युनिकेशन स्किल का एक दोष है। इसका मतलब इस बिजनेस में आप कभी बड़ा नहीं कर सकते। पक्का लिख लेना मेरा नाम नीचे। प्रमोदानंद सर ने कहा था कि अगर हम चुप रहेंगे तो इस बिजनेस में बड़ा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इस बिजनेस को बड़ा करने के लिए कम्युनिकेशन स्किल को मजबूत करना जरूरी है। और अगर आप चुप रहेंगे, आप बोलेंगे नहीं, तो फिर कैसे इस बिजनेस को बड़ा करेंगे? ये एक दोष है। दूसरा दोष क्या है? दूसरा दोष है ज्यादा बोलना या असमय बोलना। ये भी एक कम्युनिकेशन स्किल का दोष है। बहुत से लोग ज्यादा बोलते हैं, जब जरूरत नहीं होती तब भी बोलते हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल में ज्यादा बोलना और असमय बोलना भी है, ये नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज, गलत बोलना, किसी को गाली देना, गलत शब्दों का प्रयोग करना, ये भी कम्युनिकेशन स्किल में दोष माना जाता है। और चौथी चीज क्या है? दूसरों को ना बोलने देना, बस खुद ही अड़े रहना। अरे तुम चुप करो, मुझे बोलने दो। अरे चुप करो, बहुत से लोग करते ना, अरे चुप 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 चुप, मुझे कहने दो। अरे चुप, मुझे कहने दो। तो सामने वाला क्या बोलता है? अरे यार देख, अपनी अपनी बकर बकर करता है, हमारी तो सुनता ही नहीं है। तो कम्युनिकेशन स्किल में ये भी दोष है। तो ये मैंने आपको चार महत्वपूर्ण दोष बताए कि अगर भाई आप ऐसा करते हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप कम्युनिकेशन स्किल को बिगाड़ते हैं। इसकी कला और विज्ञान को आप नहीं जानते हैं, और इसकी कला विज्ञान को जानने के लिए आपको इन सभी बातों का ध्यान रखने की जरूरत है कि कम्युनिकेशन स्किल क्यों जरूरी है।